हेलो बच्चों, मेरा नाम है गौरव शुक्ला और मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ मैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के पार्ट 4 में। और मैं आशा करता हूँ कि आपको जो भी सारी चीजें हैं वो समझ में आ रही होंगी। अगर आपने इससे पहले के अपलोड किए गए तीनों वीडियो को नहीं देखा है, पहले आप उनको देख लीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आपको जैसा कि पता होगा कि किसी भी क्रांति के होने के लिए बेसिकली कुछ कारक यानी कुछ कॉजेस क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे सोशल कॉज, अगर मैं फ्रांस की सोसाइटी की बात करूं तो फ्रांस की सोसाइटी बेसिकली 3 स्टेट्स के ऊपर क्या थी, डिवाइड थी। 3 स्टेट्स के ऊपर क्या की थी, डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स। यानी फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो कितने स्टेट्स पर डिवाइडेड थी, 3 स्टेट्स पर डिवाइडेड थी। अब जो ये 3 स्टेट्स के लोग होते थे उसमें जो सबसे नीचे तबके का व्यक्ति होते थे, थर्ड स्टेट वाले, वही लोग केवल क्या करते थे, टैक्स को पे करते थे। क्लर्जी और नॉमिनिटी दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग द टैक्स। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, दूसरा कॉज जो होता है वो क्या होता है, पॉलिटिकल कॉज। किसी भी क्रांति के होने के लिए दूसरा जो कॉज होता है दैट इज पॉलिटिकल कॉज। पॉलिटिकल कॉज में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो राजा था वो कैसा था, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मेरे बच्चों क्या मतलब होता है, मुनार का मतलब होता है राजाशाही। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता था, पावर विच हैव नो रिस्ट्रेंट। यानी राजा कैसा होता था, बेलगाम घोड़ा होता था। राजा के पास सारी की सारी पावर्स होती थी और उन पावर को वो क्या करता था, लोगों के ऊपर मिसयूज करता था, लोगों को क्या करता था, सप्रेस करता था। सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो राजा ने तीसरा जो आपका कॉज आपका आता है दैट इज इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज बेसिकली क्या था कि राजा ने रोजमर्रा की चीजों पर क्या कर दिया था, ह्यूज टैक्स इंपोर्ट कर लिया था, इम्पोज कर दिया था, जिसकी वजह से आम आदमी क्या कर गया था, बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, जिसको हमने कल की क्लास में पढ़ा था, सब्सिस्टेंस क्राइसिस। अब जो चौथा कारण होता है उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, फिलोसफिकल कॉज। फिलोसफिकल कॉज यानी जो फिलोसफिकल कॉज है, यही आज की डेट में हम क्या करना है, समझना है। कहूँ जैसा कि आपको मालूम है, पूरी की पूरी फ्रांस की सोसाइटी थी, कितने स्टेट में डिवाइडेड थी, 3 स्टेट में। पहला बेसिकली क्या होता था, क्लर्जी। पहला क्या था, क्लर्जी। ये बेसिकली क्या था, फर्स्ट स्टेट। क्या था, फर्स्ट स्टेट। दूसरा क्या था बेटा, नॉबिलिटी। दूसरा क्या था, नॉबिलिटी। और इसको हम क्या बोलते थे, सेकेंड स्टेट। सेकेंड स्टेट। फिर यहाँ पे थर्ड स्टेट स्टार्ट हो जाता था। थर्ड स्टेट में जो पहले लोग होते थे उनको बोलते थे एक बिजनेसमैन। एक बिजनेसमैन, मर्चेंट। मर्चेंट। और कौन होते थे इसके अंदर, लॉयर्स होते थे। और क्या होते थे, प्रोफेसर होते थे। फिर उनके नीचे कौन आते थे, पीजन। उनके नीचे आते थे पीजन एंड आर्टिजन। इस प्रकार टाइप की है ना। और लास्ट में आते थे लैंडलेस। लैंडलेस लेबर और पुअर। पुअर। इसमें से जो ये लोग थे, कौन लोग, ये बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, प्रोफेसर्स, लॉयर्स, इनको बेसिकली क्या बोला जाता है, मिडिल क्लास बोला जाता है। इन्हीं को क्या बोला जाता है, मिडिल क्लास बोला जाता है। इनको मिडिल क्लास। अब अगर मैं बात करूँ, ये मिडिल क्लास के जो लोग होते थे ये क्या होते थे, प्रॉस्परस होते। अगर बात करें हम लोग मिडिल क्लास के लोग जो होते थे, ये प्रॉस्परस क्लास। प्रॉस्परस का मेरे बच्चे क्या मतलब होता है, प्रॉस्परस का मतलब होता है कि ये लोग क्या होते थे, रिचर होते। यानी इनकी अगर मैं बात करूँ तो ये रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का, रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब ये इतने रिच हो कैसे गए थे, ये रिच होने का कारण ऐसे आदि कहते हैं कि ये लोगों के प्रॉपर्टी का कारण था क्योंकि ये लोग क्या करते थे, ओवरसीज ट्रेड। ओवरसीज ट्रेड एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक क्या करते थे, ट्रेड करते थे या बिजनेस करते थे। और पहली चीज तो इनका ओवरसीज ट्रेड था। और इनमें से ज्यादातर मिडिल क्लास लोगों के पास क्या थी, खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का मतलब होता है इनके पास खुद की क्या थी, इंडस्ट्री। इनके पास खुद की क्या थी, इंडस्ट्री थी और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी। किस किस चीजों का काम करते थे ये लोग, जैसे कॉटन टेक्सटाइल का,
कॉटन टेक्सटाइल का इनके पास इंडस्ट्री था, वूल का टेक्सटाइल इंडस्ट्री था ना। इससे इनके पास क्या आ गया, बहुत ज्यादा पैसा। अब जब व्यक्ति के पास पैसा होगा, अगर किसी के पास, आदमी के पास मनी होगी, तो बताओ क्या वो मनी को खाएगा? नहीं। मनी को दो तरीके से यूज किया जाता है। पहला, अपने ही बिजनेस को क्या करो, बिजनेस में इन्वेस्ट करो। और दूसरा इन्वेस्टमेंट किसमें होता है, एजुकेशन, यानी इन लोगों ने अपने आप को क्या किया, एजुकेट किया। अब अगर कोई व्यक्ति एजुकेट होगा, एजुकेशन बेसिकली हमको क्या देती है, लॉजिक देती है। और लॉजिक ये दिया इन्होंने कि हर व्यक्ति, समाज के अंदर क्या होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए। समाज के अंदर क्या होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए। ये जो दो क्लास है, क्लर्जी और नॉमिनिटी, इनके पास जो ये प्रिविलेज बाय बर्थ है, जो एक्स्ट्रा राइट है कि इन लोगों को कोई भी टैक्स वगैरह नहीं देना पड़ेगा, ये गलत है। पूरे समाज के अंदर क्या होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए। और इन्होंने अपने इस लॉजिक को किसके ऊपर लिखा, बुक्स के ऊपर लिखा है। और इनकी कई सारी, मैं आपको फिलॉसफी बताऊंगा। इन बुक के अंदर इन्होंने बेसिकली अपने क्या लिखी, अपने अपने अलग अलग फिलॉसफी लिखी। और ऐसे ही लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, फिलॉसफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, फिलॉसफर बोलते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से फिलॉसफर हैं जो उस टाइम पर पूरे के पूरे फ्रांस के अंदर क्या थे, मेनली चल रहे थे। जैसे इन फिलोसफर्स का ये मानना था, इन लोगों का, जैसे पहला फिलोसफर आपको जो पढ़ना है दैट इज जॉन लॉक, जॉन लॉक। दूसरा आपको पढ़ना है जीन जैकब रूसो, रूसो। तीसरा आपको पढ़ना है दैट इज मॉन्टेस्क्यू। इन सारे लोगों को हम को क्या करना है, समझना है। इन लोगों का ही हेल्प से, अगर आप दुनिया के अंदर कहीं पर भी क्रांति देख लीजिए, रेवोल्यूशन देख लीजिए, तो ये जो नीचे वाला व्यक्ति होता है, ये कॉमन मैन या पुअर पीजेंट, पुअर पीजेंट एंड लैंडलेस लेबर, ये लोग टाइम टू टाइम क्या कर रहे थे, टाइम टू टाइम रिवोल्ट तो कर रहे थे, लेकिन इनके रिवोल्ट को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने में जो हेल्प होगी, वो कौन करेगा, वो करेगा मिडिल क्लास। अब दुनिया के अंदर कहीं पर भी कोई क्रांति देख लीजिए, तो वहां पर क्रांति कराने में मिडिल क्लास के लोगों का अहम योगदान है, ठीक है ना। और इन मिडिल क्लास की जो फिलॉसफीज हैं, उनका भी अच्छा खासा क्या है, योगदान है। जैसे अगर मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करूँ, तो गांधी जी की भी अपने आप में क्या थी, एक अलग फिलॉसफी थी, जिसे हम क्या बोलते हैं, गांधीयन फिलॉसफी। सुभाष चंद्र बोस की अपनी अलग फिलॉसफी थी। तो ये सारे लोग कौन थे, ये सारे लोग थे मिडिल क्लास के लोग, जिन्होंने आजादी दिलाई हमको। तो अब जब तक ये लोग इनकी हेल्प नहीं करेंगे, तब तक एक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा। यानी इन लोगों ने ही क्या किया, लोगों को इंस्पायर किया कि भैया हमको क्या करनी चाहिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, क्रांति करना चाहिए। और इन्हीं के इंस्पिरेशन से, ये भी एक कॉज मानते हैं हम लोग कि भैया इन्हीं के इंस्पिरेशन से क्या हुआ। तो यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है दैट इज ग्रोइंग मिडिल क्लास इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है, परिकल्पना। परिकल्पना का मतलब क्या है, इन्होंने इमेजिनेशन किया कि जो सोसाइटी होना चाहिए, उस सोसाइटी के अंदर जितना भी ये प्रिविलेज वाला स्पेशल राइट है, ये क्या होना चाहिए, समाप्त। यानी जो क्लर्जी और नॉमिनिटी है, इनके स्पेशल प्रिविलेज का क्या होना चाहिए, आप। अब आप देखिए, पीजेंट और वर्कर जो थर्ड स्टेट के सबसे निचले तबके के आते थे, इन्होंने कई प्रकार के क्या किए थे, रिवॉर्ड किए थे। किसके अगेंस्ट किए थी, इंडिविजुअल टैक्सेस हमला, क्या होते हैं, ब्रेड राइट्स। ब्रेड राइट्स को मेनली फाइव किसने लिया, नहीं थर्ड स्टेट के सबसे नीचे वाले लोगों ने लिया। और फूड सिक्योरिटी या फूड स्कार्सिटी के ऊपर भी इन्होंने क्या किया, कई प्रकार से हल्ला घटा। फूड स्कार्सिटी क्यों होता है, मैंने कल आपकी क्लास में बताया था कि वैसे भी जो फ्रांस था, वहां पर लैंड की अभी बहुत ज्यादा लिमिटेड थी। अब जब लैंड लिमिटेड होगी, सप्लाई क्या होगी बच्चों, कम ही होगी। और अगर सप्लाई को और कम करने की बात करें, तो अगर कोई नेचुरल कैलामिटी या डिजास्टर आ जाती थी, तो उस डिजास्टर की वजह से भी सप्लाई क्या हो जाती थी, और कम से ऊपर हो जाती थी। इसलिए जब व्यक्ति के पास पैसे नहीं होंगे किसी चीज को खरीदने के, तो व्यक्ति क्या करेगा, रिवोल्ट करेगा। लेकिन इन रिवोल्ट से कोई विशेष फायदा हो नहीं रहा था, because they lack the means and the programs to carry out the politics under that would be about a change in the socialization. यानी अभी तक किए गए जो रिवोल्ट थे इन लोगों के द्वारा, उससे एक प्रॉपर सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा था।
कि कैसे सोल्यूशन, परमानेंट सोल्यूशन की वजह से सोसाइटी के अंदर क्या एक चेंज आए, सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर के अंदर जो चेंज आए, उसके ऊपर अभी बात हो नहीं पा रही है। जब ये मिडिल क्लास के लोग क्या करेंगे, इन कॉमन पीपल का क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, तो आप ऑब्वियस सी बात, क्रांति क्या होगी, बड़े लेवल पर होगी। ठीक है ना। कि जो मिडिल क्लास के लोग, ये मिडिल क्लास के लोगों को कौन आता था, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, ये सारे लोगों का ओवरसीज ट्रेड चलता था, ओवरसीज ट्रेड चलता था। और ओवरसीज ट्रेड के माध्यम से लोगों ने क्या किया था, अच्छा खासा पैसा कमाया। और दूसरा इनके पास क्या चलता था, तमाम तरीके की फैक्ट्री चलती थी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चलती थी, और उस फैक्ट्री के अंदर ये सिल्क और कॉटन वगैरह का क्या करते थे, प्रोडक्शन करते थे। ऑब्वियस सी बात है, इस क्लास के पास क्या था, अच्छा खासा पैसा था, इसलिए इस क्लास को क्या बोला जाता है, प्रॉस्परस क्लास या लाइट क्लास। ठीक है ना, फ्यूचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को। तो अब क्या होगा कि जब ये लोग प्रॉस्परस होंगे, तो प्रॉस्परस व्यक्ति ने अपना जो इन्वेस्टमेंट किया, किसने किया, लॉजिकल, लॉजिक कौन देगा हमें, एजुकेशन, यानी इन्होंने लोगों ने अपने आप को क्या किया, एजुकेट। जब व्यक्ति के पास एजुकेट होगा, व्यक्ति एजुकेटेड होगा, तो उसके पास जो न्यू आइडियाज आएंगे। और पहला आइडिया क्या है आपका, भैया सोसाइटी क्या होनी चाहिए, where there is no extra privilege given to any of the in the society। तो आप अगर देखेंगे 18th सेंचुरी के अंदर ये लोग क्या होते हैं, मिडिल क्लास के रूप में क्या होते हैं, उभर क्या, उन्होंने जो भी अपना वेल्थ कमाया, मैंने आपको बताया कि ओवरसीज ट्रेड के माध्यम से आए, और सब प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग गुड्स करते थे, जैसे बुलेट हो गया, सिल्क टेक्सटाइल वगैरह, या तो एक्सपोर्ट करते थे या कहीं खरीद के लाते थे, इम्पोर्ट करते थे। इसीलिए ये लोग क्या हो गए, रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। बोलो ये सर। अब इनके साथ साथ अगर हम बात करें, तो यहाँ पर केवल मर्चेंट्स और यही लोग नहीं थे, यहाँ पर कौन लोग थे, लॉयर्स भी थे, वकील लोग भी थे, प्रोफेसर थे, ये लोगों के पास भी अच्छा खासा अमाउंट ऑफ क्या था, पैसा था। और तमाम इसमें से क्या थे, मैन्युफैक्चरर्स। मैन्युफैक्चरर्स का मतलब उनके पास खेती क्या होती थी, इंडस्ट्रीज होती थी, और इंडस्ट्रीज के अंदर जो क्या कर रहे थे, प्रोडक्शन कर रहे थे। ठीक है। अब आप देखिए, लॉयर थे और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे, कई प्रकार के आईएएस वगैरह जो उस टाइम पर हुआ करते हैं, क्या थे, उसी थर्ड स्टेट के ऊपर। ऑल दीज वर एजुकेटेड एंड बिलीव्ड, और इनका मानना था कि सोसाइटी के अंदर क्या होना चाहिए, इक्वलिटी होना चाहिए। और इनका ये मानना था कि सोसाइटी के अंदर किसी प्रकार का प्रिविलेज नहीं होना चाहिए। प्रिविलेज का मतलब है स्पेशल राइट नहीं होना चाहिए। ये जो प्रिविलेज इनको कहाँ से मिलता था, वर्क के अंदर मिलता था, यानी लो ग्रुप इन द सोसाइटी प्रिविलेज पाता था। इन्होंने कहा कि जो सोसाइटी के अंदर जो लोगों की पोजीशन है, किसके ऊपर होना चाहिए, उनके किए गए कर्तव्यों के द्वारा, डीड्स के द्वारा, यानी उस व्यक्ति की जो पोजीशन होना चाहिए, वो बेसिकली उसके किए गए कर्तव्यों के ऊपर होना चाहिए, और या उसके मेरिट के ऊपर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए, अगर मैं बात करूं, तो जो लॉयर और प्रोफेसर थे उस टाइम पर इनकी पोस्ट क्या मानी जाती थी, अच्छी खासी मानी जाती थी, फिर भी ये क्लर्जी और नोबिलिटी के क्या होते थे, नीचे होते थे। यानी उनके किए गए मेरिट, मेरिट का क्या मतलब हुआ, मेरिट का ये मतलब हुआ कि उनकी पोजीशन के बेसिस पर उनको क्या मिलना चाहिए, एक रेपुटेशन मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। अब ये आइडियाज, कैसे कैसे आइडियाज जो है इन लोगों ने दिया, फिलोसफर्स ने। जैसे इन लोगों ने कहा, इन्विसेशन का मतलब होता है कल्पना करना कि भैया एक सोसाइटी जो होना चाहिए, उस पर बेस होना चाहिए, फ्रीडम पर होना। अब बेसिकली क्या क्या होती है फ्रीडम, जैसे मैं आपको बात करूं, तो हमारे पास कौन कौन सी फ्रीडम आती है। जैसे फ्रीडम की बात करें, तो हर व्यक्ति को एक फ्रीडम तो बेसिकली मिलता है, जो आपको पता होगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड। लेकिन राजा के सामने ये प्रकार का पहले किसी प्रकार का कोई भी फ्रीडम लोगों को नहीं मिलता था। इक्वल लॉज का क्या मतलब है कि अगर क्लर्जी और नोबिलिटी यानी प्रिविलेज क्लास किसी क्राइम को कमिट करते थे, तो उनके लिए अलग लॉज होते थे, और जो कॉमन मैन होता था उसके लिए क्या होते थे, अलग से लॉज होते थे। यानी पूरा वहां पर क्या चल रहा था, सोसाइटी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था। लोगों ने कहा भैया ये डिस्क्रिमिनेशन क्या है, हमारे साथ गलत है। तो अब यहाँ पर
देखेंगे कि फ्रीडम पर और इक्वल लॉस पर होगा और अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल का मतलब है पहले अगर कोई भी चीज होती थी, कोई भी पोस्ट वगैरह होती थी, तो वहां पर जितनी भी अपॉर्चुनिटी मिलती थी उसको ज्यादातर मिल जाती थी प्रिविलेज क्लास लड़की और नॉमिनेटी को मिल जाती थी। उन लोगों ने कहा इसके अंदर क्या किसी भी व्यक्ति के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज होना चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटीज का क्या मतलब है, जैसे कोई भी एम्प्लॉयमेंट पहले निकलता था तो उस एम्प्लॉयमेंट के ऊपर राजा क्या करता था, जो प्रिविलेज क्लास थी उनको क्या दे देता था, प्रियोरिटी दे देता था। जॉन लॉक ने अपनी जॉन लॉक को कहना पहला इन्होंने कहा, लॉक कह रहे हैं रिफ्यूज द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन, द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन। अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन क्या होती है, समझिए बात। डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन का मतलब है राजा अपने आप को स्वयं क्या कहता है, ये कहता है कि मुझे ईश्वर ने क्या दिया है, अपना रिप्रेजेंटेटिव बना करके पृथ्वी पर क्या दिया है, भेजा है, ताकि मैं आप लोगों के ऊपर क्या करता हूँ, रूल करता हूँ। अब कई राजा तो ऐसा कहेंगे कि वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो गॉड हिमसेल्फ है, यानी अपने आप को वो क्या मानते हैं, गॉड ही मानते हैं। तमाम आप देखेंगे यूरोप के अंदर भी तमाम जो लोग राजा हैं वो अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव बताते हैं। किसका बताते हैं रिप्रेजेंटेटिव, जीसस क्राइस्ट का। और इन्होंने कहा रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना। इन्होंने कहा जो राजा है वो जो अपने आप को डिवाइन कैरेक्टर मान रहा है, ये उसका मानना क्या है, सरासर गलत है। यानी वो किसी प्रकार का ना तो रिप्रेजेंटेटिव है, ना किसी प्रकार का कोई भी गवर्नमेंट या ईश्वर का कोई संतान नहीं है, ना वो स्वयं ईश्वर है, ये उसकी क्या है, भूल है। यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन का मतलब समझ में आ गया। अब एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क, दूसरा वर्ड क्या है, एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क। एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क का मतलब होता है कि जो ये राजाशाही है इसके ऊपर जो राइट होता था वो उसके किसका होता था, लड़के का होता था। अगर लुई 16 का जो लड़का है तो वो लुई 17 क्या बनता, अगला उसका मान लीजिए राजा बनता। तो ये जो उसके ऊपर एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क है ये गलत चीज है। ये इसकी जगह क्या होना चाहिए, इसके अंदर ये होना चाहिए, इसके अंदर रूसो कहते हैं बेसिकली क्या होना चाहिए, रिपब्लिक सिस्टम होना चाहिए। यहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट क्या हो, बेस्ड ऑन द इलेक्शन होना, यानी किसी प्रकार की हायरार्की नहीं होना चाहिए। यस और नो, आइए आगे चलते हैं। तो जॉन लॉक का क्या मानना था कि भैया पहली चीज जो राजा अपने आप को क्या मान रहा है, डिवाइन कैरेक्टर मान रहा है, वो उसका मानना क्या है, गलत है। और दूसरा उसने कहा कि भैया जो अपने आप को तुम क्या मान रहे हो, एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्की, यानी जो गद्दी पर बैठा हुआ है राजाशाही, ये तुम्हारे पिता की जागीर है, तो ये भी क्या है, गलत। अब दूसरा कैरेक्टर आता है यहाँ पर, दूसरा फिलोसोफर आता है जिसका नाम है जीन जैकब रूसो। जीन जैकब रूसो ने कहा कि जो गवर्नमेंट होना चाहिए बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट विद द पीपल एंड जस्टिस। आइए बताइए ये लोग कौन है, ये लोग हैं ये वी द, ये लोग कौन है, वी द पीपल। और ये जो भी लोग वी द पीपल हैं जिनकी एज क्या है 18+ है, उनके पास क्या होता है, देखिए राइट टू वोट है। क्या होता है, राइट टू, और ये राइट टू वोट का यूज करके किसको चूज करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को। किसको चूज करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव को। अब ये जो रिप्रेजेंटेटिव है ये मिल करके क्या करते हैं, कुछ अदर मेंबर्स के साथ मिलकर के क्या बनाते हैं, पूरी गवर्नमेंट बनाते हैं। यानी ये जो रिप्रेजेंटेटिव हमारे चुने हुए हैं किसको चुनते हैं, किसी और लोग के लिए, जैसे पीएम वगैरह। अब ये लोग मिल करके क्या बनाते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ क्या बनाते हैं, पूरी गवर्नमेंट बनाते हैं। अब जो गवर्नमेंट ये इन लोगों के लिए क्या बनाती है, वेलफेयर स्कीम बनाती है। क्या बनाती है, वेलफेयर स्कीम बनाती है। कई प्रकार के क्या बनाते हैं, लॉज बनाते हैं। इनसे लोगों का क्या होता है, कल्याण होता है।
अब अगर ये लोग समझ जाएं कि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है ये कोई ढंग की काम नहीं कर पा रही, इन सारे लोगों के पास एक मीनिंगफुल चॉइस होती है कि 5 साल बाद ये क्या इस गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्शन के माध्यम से हरा सकते हैं। इससे क्या हुआ कि गवर्नमेंट और इन लोगों के बीच एक प्रकार का क्या साइन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, डील, यानी आप अगर अच्छा काम करेंगे तो आप सरकार के अंदर रहेंगे, अदरवाइज हम आपको क्या कर देंगे, बाई इलेक्शन बाहर कर देंगे। अब अगर मैं आपसे बात करूं तो अगला फिलॉसफी है, बहुत फेमस फिलॉसफी है, दैट इज मॉन्टेस्क्यू। इसका टॉपिक मॉन्टेस्क्यू का फिलॉसफी। अब ये मॉन्टेस्क्यू क्या कहता है, मॉन्टेस्क्यू कहता है कि जो राजा पहले क्या होता था, एब्सोल्यूट होता था। राजा क्या होता था, एब्सोल्यूट होता था, यानी राजा अपनी पावर का क्या करता है, मिसयूज करता है। मॉन्टेस्क्यू कह रहा है, क्या कह रहा है, मॉन्टेस्क्यू कह रहा है अपनी बुक जिसका नाम है द स्टेट ऑफ लॉ। इसके तहत ये कह रहा है कि जो राजा क्या है, एब्सोल्यूट। राजा एब्सोल्यूट यानी अपनी पावर को मिसयूज क्यों कर पा रहा है, क्योंकि राजा के ही हाथों में क्या है, लेजिस्लेटिव पावर, राजा के हाथों में क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर यानी उस लॉ को इम्प्लीमेंट करने की पावर है, और राजा के हाथ में क्या है, जुडिशियल पावर। यानी अगर राजा की इस पावर को क्या कर लिया जाए, ले लिया जाए, और इनको क्या कर लिया जाए, इक्वल या इक्वली क्या कर लिया जाए, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाए, इक्वली क्या कर लिया जाए, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाए। इससे क्या होगा, इससे जो पावर है पावर समाप्त हो जाएंगी, और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि डिफरेंट पावर्स के हाथों से हमने क्या कर लिया, सीज कर लिया, कंट्रोल कर लिया। तो जो राजा का ये जो एब्सोल्यूट टाइप का नेचर है वो यहाँ क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और आज की डेट में अगर आप अमेरिका के अंदर जाइए तो अमेरिका के अंदर कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है। कौन सी चलती है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और उस प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर आपको 3 लेवल मिल जाएंगे, एक अलग मिल जाएगा लेजिस्लेटिव, दूसरा मिलेगा एग्जीक्यूटिव, और तीसरा मिलेगा जुडिशियल। यानी तीनों क्या है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, और इनका रूल कौन सा, उनके ऊपर पूरा कंट्रोल कौन करता है, प्रेसिडेंट। यानी इस पूरे मॉडल को लेजिस्लेटिव सबसे पहले किसने इम्प्लीमेंट किया, यूएसए। फ्रांस से पहले क्या हो गया था, आजाद हो गया 1776 में, जब राजा ने क्या भेजे थे, अपने मिलिट्री ट्रूप रेडी थे 30 अमेरिकन कोलोनीज की हेल्प करने के लिए। यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है, आफ्टर द 30 अमेरिकन कोलोनीज American Constitution is a guarantee of the individual rights. What are the meaning of individual rights? These are some basic rights. जो बेसिकली आज की डेट में हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट। क्या बोलते हैं, फंडामेंटल राइट। यानी फंडामेंटल राइट के बारे में सबसे पहले किन फिलोसफर्स ने बात किया था, वो फिलोसफर्स या थिंकर कहाँ के थे, फ्रांस के। और मोस्ट ऑफ द चीजें फ्रांस की एक्ट किया किसने, अमेरिका में। अब एक चीज मुझे बताइए, ये जितने भी फिलोसफीज हैं, ये जो मोटी बुद्धि वाले लोग होंगे, यानी जो इलिटरेट पर्सन होंगे, क्या उनको ये समझ में आएंगे कि भैया सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या है, पावर को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, नहीं आएगा। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने दिमाग लगाया। इन लोगों ने क्या किया, उन्होंने कहा जो भी बिना पढ़े लिखे लोग हैं उनको कैसे इंस्पायर किया जाए। तो उनको इंस्पायर करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने उनको इंस्पायर करने के लिए, जैसे कोई व्यक्ति कहाँ जा रहा है, सैलून पर जा रहे, तो फ्रांस के ज्यादातर जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे, इन पॉलिटिकल थिंकर्स की ही बातों को फुलफिल कौन करेगा, अमेरिका करेगा। क्या करेगा, अमेरिका करेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं तो अमेरिका ने जितने भी बिल ऑफ राइट या जितने भी इंडिविजुअल राइट्स दिए, फंडामेंटल राइट जिसको हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बोलते हैं, ज्यादातर किसकी देन थी, फ्रांस के लोगों की। अभी जो हम लोगों ने आइडियाज पढ़े, ये आइडियाज बेसिकली जैसे जॉन लॉक का आइडिया या रूसो का आइडिया या मॉन्टेस्क्यू का आइडिया, तो भैया ये जो पढ़े लिखे लोग होंगे उनको तो ये बात समझ में आ जाएगी, लेकिन जो इलिटरेट पर्सन होगा उसको ये बात कैसे समझाई जाए। फिर इन फिलोसफर्स ने अपना एक दिमाग लगाया। उन्होंने कहा जैसे हम कहीं पर सैलून में जाते हैं, बाल वगैरह नाई के पास, तो वहाँ पर सैलून के ऊपर लोग क्या करते थे, लाउड आवाज में क्या करते थे, आइडियाज को पॉपुलराइज करते।
कॉफी शॉप के अंदर जाया करते थे, वहां पर भी ये लोग क्या करते थे, आइडियाज को पॉपुलराइज करते थे, सैलून्स पर पॉपुलराइज करते थे, स्प्रेड अमंग द पीपल थ्रू द बुक न्यूज़पेपर। और जो लोग पढ़े लिखे लोग होते थे उनको ये आइडियाज ऑटोमेटिक समझ में आ जाते थे। ये लोग क्या करते थे, अपनी बुक्स वगैरह को लेकर जाते थे और यहाँ के लोगों को तेज आवाज़ में सुनाते थे। इसको सुन करके बाकी के कॉमन मैन क्या हो जाते थे, इंस्पायर हो जाते थे। इस तरीके से फ्रिक्वेंटली रीड करते थे अलाउड अलाउड में जोर जोर से ग्रुप के अंदर, ताकि इनसे उन लोगों का भी बेनिफिट हो जाए जो कुड नॉट रीड एंड राइट, जो लोग पढ़ और लिखते नहीं है। यूनिट 16 ने प्लान किया impose the further taxes to be able to meet the expenses of the state that make it anchor and protect the system of regulation। तो इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही लोगों ने सुना कि लुई 16 आगे की फिर से तैयारी कर रहा है फर्दर कुछ नए टैक्सेस लगाने के लिए, क्योंकि राजा के पास पैसा नहीं है, राजा अपने एक्सपेंसेस को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो लोगों के अंदर क्या आ गया, एक एंगर आ गया। लोगों ने क्या कर दिया, बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट किया। इसके बेसिस पे प्रिविलेज, यानी जो सोसाइटी है उसके अंदर जो एक्स्ट्रा प्रिविलेज है इसको क्या होना चाहिए, समाप्त होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे जो है कमेंट के अंदर बताइए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। थैंक यू।